क्या आपको भी वेट गेन का इशू है? आजकल ओबेसिटी यानी कि मोटापे का बहुत ही ज़्यादा कॉमन इशू चल रहा है। यानी कि मोटापा क्या सिर्फ ज़्यादा खाने से होता है या फिर अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ही सिर्फ मोटापा हो सकता है? तो आज मैं अपने इस सेशन में आपके साथ बात करने वाली हूँ एक ऐसी मेडिकल कंडीशन के बारे में जिसकी वजह से मोटापा यानी कि ओबेसिटी का इशू भी हो सकता है। मेरा नाम है डॉक्टर सोनल भटनागर एंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल। तो ये सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप आपका अपॉइंटमेंट डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल के साथ बुक करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन वेबसाइट लिंक को विजिट कर सकते हैं एंड वहाँ पर आपका कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं विद द डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऐसे मेडिकल कंडीशन के बारे में जिसकी वजह से वेट गेन का इशू बहुत ज़्यादा कॉमनली होता है। जी हाँ, आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ थायराइड रिलेटेड इश्यूज के बारे में। बहुत बार वेट गेन का इशू हो सकता है बिकॉज ऑफ द मेडिकल कंडीशन यानी कि हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म क्या है? हाइपोथायराइडिज्म में जो इम्पॉर्टेंट थायराइड हार्मोन होते हैं यानी कि हार्मोन T3 एंड T4, उनका जो प्रोडक्शन रेट होता है वो कंपेयर टू द नॉर्मल सिचुएशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से वेट गेन का इशू जो है वो शुरू होता है। ये होता कैसे है? जब हमारा थायराइड ग्लैंड इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स यानी कि T3 एंड T4 के प्रोडक्शन को कम कर देता है, यानी कि ये जो दो इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जब कम प्रोड्यूस होते हैं तब कंडीशन अराइज होती है जिसे हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। एंड हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन में वेट गेन का इशू बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। कैसे? जब हमारा थायराइड ग्लैंड इंपॉर्टेंट हार्मोन्स T3 एंड T4 हार्मोन्स को कम रेट पे प्रोड्यूस करता है तब जो बॉडी का ओवरऑल मेटाबॉलिज्म रेट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एंड अगर बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट प्रॉपर नहीं होगा तो जो एक्चुअल रेट पर कैलोरीज बर्न होनी चाहिए एट रेस्ट पोजीशन पे वो कम हो जाती है। तो इसके चलते बॉडी के अंदर एक्सेस कैलोरीज पड़ी रहती है जो डायरेक्ट रिलेट करता है आपके वेट गेन को बढ़ाने में। दूसरा कारण हो सकता है हाइपोथायराइडिज्म में जब इम्पॉर्टेंट हार्मोन यानी कि T3 एंड T4 का प्रोडक्शन रेट बहुत कम होता है तो जो बॉडी की एबिलिटी होती है टू ब्रेक द फैट वो कम हो जाती है। एंड इस तरीके से बॉडी में प्रेजेंट जो फैट है वो प्रॉपर तरीके से ब्रेक नहीं होता है, जिससे प्रॉब्लम अराइज होती है एक्सेस फैट स्टोरेज की, जो डायरेक्ट रिलेट करता है आपके वेट गेन में। तीसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न हो सकता है कि जब ये इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स जो है वो प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस नहीं होते हैं तो वो डायरेक्टली हिट करते हैं आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को, यानी कि जिस रेट से जो फूड है मूव करना चाहिए आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो डाइजेशन रेट है वो डिले होता है। साथ ही साथ पॉसिबिलिटी होती है बॉडी में एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट के डिपॉजिट होने की, जिसकी वजह से एक फीलिंग ऑफ हैवीनेस एंड ब्लॉटिंग फील करते हैं पर्सन जो हाइपोथायराइडिज्म से सफर कर रहे हैं। तो इस कारण से हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन में वेट गेन जो है बहुत ज़्यादा नॉर्मल है एंड बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। तो अब आप या आपके कोई भी फैमिली मेम्बर में अगर आपको ऐसा लगता है कि जो उनका डाइट है वो ओवर नहीं है, वो नॉर्मल रेंज का फूड आइटम ही कंज्यूम करते हैं एंड डेली बेसिस पे एक्सरसाइज या फिर वॉकिंग भी करते हैं, स्टिल उनका वेट जो है वो बढ़ रहा है, तो एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो आपको ज़रूर करवाना है, जो है थायराइड फंक्शन टेस्ट। जी हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन ब्लड टेस्ट है जो आप आपके नियर बाय लैब से करवा सकते हैं। एंड इस रिपोर्ट में T3 एंड T4 इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन रेट है वो डिजायरेबल नहीं है, तो एक कंडीशन हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसे बोला जाता है हाइपोथायराइडिज्म। तो अब आगे के सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से 7 डोंट्स हैं जो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए।
तो चलिए बात करते हैं इसी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस भी पर्सन में हाइपोथायरॉयडिज्म का इशू डायग्नोज हुआ है, उनको एडवाइस किया जाता है कि गोइट्रोजन वाले जो फूड वेजिटेबल्स हैं उन्हें जितना हो सके लिमिटेड अमाउंट में ही कंज्यूम करें। गोइट्रोजन वाले वेजिटेबल्स जैसे कि क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हो सकते हैं, जिसकी अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो उसमें हम ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज जैसे फूड आइटम्स के बारे में सोच सकते हैं। तो एडवाइस किया जाता है कि अगर आप इस तरीके के वेजिटेबल्स को कंज्यूम करने का सोच रहे हैं तो जितना हो सके उसे कुक्ड फॉर्म में ही कंज्यूम करें। जितना हो सकता है रॉ फॉर्म ऑफ क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स को अवॉइड ही किया जाए तो बेहतर होता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फूड आइटम है सोया या फिर उसके प्रोडक्ट्स। जी हाँ, ऐसा बोला जाता है कि सोया में जो प्रेजेंट फाइटेट्स है वो बाइंड करते हैं थायराइड मेडिसिन के साथ, जिसकी वजह से वो थायराइड मेडिसिन के एब्जॉर्प्शन रेट को है वो कम कर देते हैं आपके बॉडी में। तो जो थायराइड की जो मेडिसिन है जिस लेवल पे वर्क करनी चाहिए आपके बॉडी में, उतने प्रॉपर तरीके से वो वर्क नहीं करती है। तो एडवाइस किया जाता है कि अगर आप थायराइड रिलेटेड मेडिसिन को कंज्यूम करते हैं तो सोया या फिर सोया के जो प्रोडक्ट्स है उसे आप आपके मेडिसिन खाने के कम से कम 3 से 4 घंटे पहले ही कंज्यूम करें। ये छोटी सी ट्रिक को समझ के आप आपके थायराइड के मेडिसिन के एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ा सकते हैं आपके बॉडी में। द थर्ड वन इज हाई फाइबर फूड आइटम्स। जी हाँ, एडवाइस किया जाता है कि जितना हो सके आप आपके हाई फाइबर फूड आइटम्स को बैलेंस करें विद द अदर फूड आइटम्स के साथ, क्योंकि जो हाई फाइबर फूड आइटम्स होते हैं वो अगेन हिंडर करते हैं, इंटरफेयर करते हैं इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ थायराइड मेडिसिन। अब मैं आपको कुछ ऐसे फूड आइटम्स बताने वाली हूँ जो हमेशा आपके डॉक्टर या फिर आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो है आपको एडवाइस करते ही हैं, बट ये एक ऐसी चीज़ है जो हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट में एडवाइस की जाती है कि जितना हो सके कम से कम ही उसे कंज्यूम करें। वो है वॉलनट्स एंड द फ्लैक्स सीड्स। जी हाँ, एडवाइस किया जाता है कि जो भी पर्सन हाइपोथायरॉयडिज्म के इशू को फेस कर रहे हैं उनको वॉलनट एंड फ्लैक्स सीड्स जैसे ओमेगा 3 रिच फूड आइटम्स को जितना हो सके उतना कम ही कंज्यूम करना है। और अगेन अगर आप उसे कंज्यूम करना चाहते हैं तो आप आपके थायराइड के मेडिसिन के कंज्यूम करने के कम से कम 3 से 4 घंटे पहले ही उसे कंज्यूम करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अगेन ये आपके थायराइड के मेडिसिन के एब्जॉर्प्शन रेट को कम कर देता है आपके बॉडी में, जिसकी वजह से एक प्रॉपर लेवल का जो आपके थायराइड मेडिसिन वर्क करने चाहिए आपके बॉडी में वो नहीं कर पाते हैं। फिफ्थ वन एंड द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक ये है कि जब भी कभी आप आपके थायराइड के मेडिसिन को कंज्यूम करते हैं तो जितना हो सके आपको मॉर्निंग आवर्स में आपके थायराइड के मेडिसिन को कंज्यूम करना चाहिए। एंड जब भी कभी आप आपके थायराइड के मेडिसिन को कंज्यूम कर रहे हैं तो कम से कम 30 to 60 मिनट्स पहले आपको कोई भी फूड आइटम्स को कंज्यूम नहीं करना है। अगर आप चाहें तो ड्रिंक फॉर्म में आप वाटर को कंज्यूम कर सकते हैं। एंड ये सेम चीज़ आप आपके डॉक्टर या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। देन कम्स द कैल्शियम एंड द आयरन सप्लीमेंट्स। जी हाँ, अगर आप कैल्शियम या फिर आयरन के सप्लीमेंट्स को कंज्यूम कर रहे हैं या फिर आप कैल्शियम एंड आयरन रिच फूड आइटम्स को कंज्यूम करते हैं, यानी कि अगर आप मिल्क, पनीर, पालक ऐसी कोई चीज़ को कंज्यूम करते हैं तो एडवाइस किया जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म पेशेंट में कि वो जितना हो सके इसको लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम करे, स्पेशली तब जब वो थायराइड रिलेटेड मेडिसिन को कंज्यूम कर रहे हैं तब। और अगर आप फिर भी कंज्यूम करते हैं तो कम से कम 3 से 4 घंटे का आपको गैप रखना चाहिए आपके मेडिसिन के कंज्यूम करने के पहले। लास्ट में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ एक इम्पॉर्टेंट एरिया की, जो है मेडिसिन। जी हाँ, एज अ डॉक्टर मैं आपको ये एडवाइस कर सकती हूँ कि आपको कुछ ऐसे मेडिसिन के ग्रुप हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए, स्पेशली तब जब आप थायराइड रिलेटेड मेडिसिन को कंज्यूम कर रहे हैं तब।
तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो एंटासिड एडवाइस किया जाता है कि जितना हो आपको नहीं कंज्यूम करना चाहिए। अगेन अगर मैं एंटीबायोटिक की बात करूँ तो कुछ एंटीबायोटिक्स जो स्पेशली रिलेटेड है आपके स्टमक या फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से, तो वो इस तरीके के एंटीबायोटिक भी हिंडर करते हैं थायराइड रिलेटेड मेडिसिन के एब्जॉर्प्शन रेट को। तो जितना हो सके अगर आप एंटीबायोटिक का कंज्यूम कर रहे हैं तो आपके एंटीबायोटिक डोज एंड थायराइड मेडिसिन के डोज में कम से कम आपको 3 से 4 घंटे का गैप डेफिनेटली रखना ही चाहिए। इसके चलते ना ओनली एंटासिड्स एंड एंटीबायोटिक, इवन कोई भी मेडिसिन जो आपके स्टमक से रिलेटेड है, स्टमक के इन्फेक्शन से रिलेटेड है, उन्हें भी एडवाइस किया जाता है कि आप उस तरीके के मेडिसिन को आपके थायराइड के मेडिसिन के साथ कंज्यूम ना ही करें, क्योंकि इस तरीके के मेडिसिन जो है अगेन इंटरफेयर कर देते हैं आपके थायराइड के मेडिसिन के एब्जॉर्प्शन रेट को इन द बॉडी। तो अगर आप कोई भी इस तरीके के मेडिसिन को कंज्यूम करना चाहते हैं तो मैं यही एडवाइस दूंगी कि आपको इस तरीके के जो मेडिसिन के डोज हैं वो साथ में नहीं लेने चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बहुत कॉमन इशू बताना चाहूँगी कि बहुत बार पेशेंट्स ये बहुत कॉमन तरीके से गलती करते हैं कि वो एंटासिड यानी कि जो मेडिसिन आपके डॉक्टर बिफोर फूड एडवाइस करते हैं उसे वो कंज्यूम कर लेते हैं अलोंग विद द थायराइड मेडिसिन से, जिसकी वजह से जो एंटासिड है वो इम्पैक्ट कर देती है आपके थायराइड के मेडिसिन के एब्जॉर्प्शन रेट को। एंड जिस लेवल का थायराइड के मेडिसिन हेल्प करना चाहिए आपके बॉडी को वो नहीं कर पाती है। एंड इस पर्टिकुलर इशू के चलते पर्सन जो है वो फेस करते हैं एक एक्सेसिव लेवल का ओबेसिटी। तो अगर आप ये सारे ट्रिक्स को अच्छे से फॉलो करते हैं एंड आपके थायराइड के मेडिसिन के डोज को गैप रखते हैं आपके अदर फूड आइटम्स के साथ, आप एक अच्छे लेवल का थायराइड मेडिसिन के एब्जॉर्प्शन रेट को प्रोवाइड कर पाएंगे अपने बॉडी को। तो आज मैंने अपने सेशन में आपको बहुत क्लियर फॉर्म में बताया कि थायराइड के पेशेंट में वेट गेन कब होता है और ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से वेट गेन होता है। साथ में मैंने आपको एक इजी सा टेस्ट भी बताया जो आप आपके नियर बाय लेबोरेटरी से करवा सकते हैं एंड खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं आपको थायराइड के इशू तो नहीं है। और अगर इफ इन केस थायराइड का इशू डायग्नोस होता है तो आप आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना ना भूलिए। साथ ही साथ मैंने जो आपको डोंट्स बताए उसे भी फॉलो करके आप आपके थायराइड के मेडिसिन के एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ा सकते हैं और जो उससे रिलेटेड वेट गेन होने वाला है उसको कम कर सकते हैं घर पर ही। तो अगर आपको मेरा ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव सेशंस आप तक लाती रहूँ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।